हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 की मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कोई भी चैप्टर हो मुश्किल हो या आसान हो, बड़ा हो या छोटा हो, किसी भी चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन करने से पहले आपको उस चैप्टर का बेसिक पार्ट और उस चैप्टर की मतलब कि जितनी भी पहली एक्सरसाइजेज हैं उनको आपको अच्छे से आना चाहिए अगर आप मिसलेनियस को अच्छे से करना चाहते हो। अगर आप इनमें से कोई भी पार्ट मिस करोगे, मतलब या बेसिक क्लियर नहीं है या आपने एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, तो आपको या तो मिसलेनियस समझ में नहीं आएगी या आपको ऐसा लगेगा कि मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है वो बहुत मुश्किल है। बट मेरे अकॉर्डिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज बेसिकली आपका एक टेस्ट है। आप एक्सरसाइजेज को कितनी अच्छे से करके आए हो, क्वेश्चंस को कितनी अच्छे से समझ के आए हो, वो सब कुछ आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में आके ही पता लगता है, क्योंकि यहाँ पर रैंडमली क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि मोस्टली एक्सरसाइजेज में क्या होता है कि एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन होते हैं कि अब ये टॉपिक है, अब ये टॉपिक के क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा यूज टू हो जाते हो। मिसलेनियस में क्या होता है, मिक्स क्वेश्चन होते हैं, आपको खुद से पहचानना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन है, किस तरह से करेंगे। तो इसलिए आपको इस चैप्टर की मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को करने से पहले भी आपको इस चैप्टर का बेसिक पार्ट और इसकी जो दोनों एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2, वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने ये सभी वीडियोस अच्छे से देखी हैं, समझ चुके हो, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज की हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल नंबर 11th। फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है। अब इसमें एक नया वर्ड यूज़ किया गया है, लेटस रेक्टम। बट जिन्होंने भी पैराबोला को अच्छे से पढ़ा है क्लास 11th में, उनके लिए ये वर्ड नया नहीं है। बट जिन्होंने, अगर किसी को लगता है कि मुझे ये नहीं पता, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको याद होगा बेसिक्स वाली वीडियो मैंने आपको पैराबोला के बारे में अच्छे से समझाया था, ठीक है, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। अब यहाँ पर ना मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था आपको ये क्या है, a,0 फोकस है। जैसे मैंने आपको एलिप्स का बताया था कि ये क्या होता है, फोकाई, AE,0, आपको याद है ना। सेम वे से पैराबोला का ये क्या है, फोकस, इसका कितना है -a,0, इसका कितना है 0,a, इसका कितना है 0,-a। तो बेसिकली जो लेटस रेक्टम होता है, वो एक कॉर्ड होती है। एक कॉर्ड होती है जो मतलब कि फोकस से, जो हमेशा किसी भी पैराबोला के फोकस से पास होती है, और जो इसकी एक्सिस है ये वाली, इसके हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हो सकता है कि अभी आपको देखने में, सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो जिन्होंने पहली बार ये वर्ड सुना है, बट मैं आपको अब, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कर्व की बात हो रही है, उसके मतलब कि लेटेस्ट रेक्टम की बात हो रही है, तो मैं आपको इसका पहले रफ स्केच बना के दिखा दूंगा और तब बता दूंगा कि इसमें लेटेस्ट रेक्टम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपनी कर्व को लिखते हैं, लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब आपको पता है ये जो पैराबोला है, अगर इसको मैं डायरेक्टली कंपेयर करूं, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये हमारा राइट वर्ड पैराबोला है। और अगर आपको हमेशा की तरह कंफ्यूजन हो भी जाए, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विच एम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x को आप 1 फिल कर लो, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू ±2√a। तो a तो कांस्टेंट ही है, तो बेसिकली y की डबल वैल्यू है। अब डबल वैल्यू y जो है यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्योंकि ये प्लस वाला है तो ये राइट वर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। तो हमें ये क्लियरली पता है कि हमारा जो मतलब कि पैराबोला है वो क्या है, राइट वर्ड। अब मैं आपको लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर हम पहले इसी पैराबोला की बात करें, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, जस्ट आपको रफ आइडिया देने के लिए है। देखो ये इसका फोकस होता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, कॉर्ड होती है, ठीक है। कॉर्ड मतलब जो पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, ऑब्वियसली बात है, और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और इस पॉइंट से पास करेगी, मतलब वो ये है। तो ये हमारा क्या है, लेटेस्ट रेक्टम। इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू a। इस लाइन को आप जानते हो जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, x इज इक्वल टू a। सेम वे से अगर आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मान लो ये पैराबोला है, अब आपको पता है इसका फोकस ये होगा, तो इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, ये। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू -a। सेम वे से इसका बना के दिखा देता हूँ आपको, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay।
ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका फोकस ये है 0, a, तो इसका लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा, ये वाला। ये कौन सी लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, y इज इक्वल टू a। सेम वे से डाउनवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो 0, -a, तो इसका लेटेस्ट सेक्टम ये होगा y इज इक्वल टू -a। तो आज के बाद आप ये याद रखोगे। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, मतलब ये वाले, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखोगे कि इस लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन कितनी है, एक्स इज इक्वल टू a, इसकी कितनी एक्स इज इक्वल टू -a, इसकी कितनी है y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू -a। अगर आपको कभी भूल भी जाए तो आपको बताइए, हमेशा फोकस से पास होती है और फोकस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, x इज इक्वल टू a, इसको अब नंबर 2 दे दो। अब इसके बाद हम अपने मतलब कर्व्स को अच्छे से जानते हैं। ये राइटवर्ड पैराबोला, ये एक लाइन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उसको निकाल लेते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट इसमें नई चीज़ क्या थी कि हमें लेटेस्ट रेक्टम के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैंने आपको हर एक चारों पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बता दिया, ठीक है। नाउ कहाँ से स्टार्ट होंगे आपको पता है, लेट x इज इक्वल टू a, पुट इन 1, तो इसको अब 1 में फिल कर लो, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4a, x की जगह पर a इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस √4a स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का √2a स्क्वायर a। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ गए, मैंने a फिल किया तो +2a, मैंने a फिल किया तो -2a, तो ये हमारे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, ठीक है। वैसे तो आपको x की ही ज़रूरत है, मतलब चाहे हम ना भी निकालें तो भी हमारा मतलब कि गुजारा हो सकता है, बट क्योंकि कुछ बच्चे इसको अगर हॉरिजॉन्टल स्टेप से करना चाहेंगे तो उससे भी हमें, उसमें क्या होता है कि y वेरी करता है, तो हमें इसकी ज़रूरत रहेगी, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो हमारे पास कर्व्स को हम अच्छे से जानते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लिया। अब इसका हम एक बार रफ स्केच बना के देख लेते हैं। अब देखो ये आपका रफ स्केच, आपको पता है ये आपका राइटवर्ड पैराबोला है और x इज इक्वल टू a, ये आपका लेटेस्ट रेक्टम है जो फोकस में से पास होता है। यहाँ पर आप लिख भी दो कि ये क्या है, s मतलब फोकस, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a, 2a, a, -2a, ठीक। अब एरिया कौन सा फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। पैराबोला और लेटेस्ट रेक्टम के बीच का एरिया, मतलब ये वाला हमें एरिया सारा शेड करना। अब इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारी शेडिंग, ठीक है। ऑरेंज और पिंक में मैंने किया है क्योंकि ये दोनों क्या हैं, मतलब ये डायग्राम सिमेट्रिकल है, मतलब ये दोनों एरिया इक्वल है। हम एक का एरिया निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद हमें ये देखना होता है कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप लगानी है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है, वो हमें y एक्सिस तक का एरिया देती है। तो राइट फ्रॉम दी बॉटम, तो राइट बॉटम ये है, यहाँ से स्टार्ट होंगे तो मुझे ये वाला एरिया मिलेगा, मतलब ये वाला एक्स्ट्रा मिलेगा। अब उसको मुझे फिर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उसको मुझे फिर माइनस करना पड़ेगा। अब एक बार ऐसा करते हैं, इसको वर्टिकल स्ट्रिप से करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। अब वर्टिकल स्ट्रिप क्या कहती है, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो मुझे एक्स एक्सिस तक का सारा एरिया मिल जाएगा, मतलब एक ही बार में मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करेंगे। अब देखो हमने डिसाइड कर लिया कि वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है, तो इसको नेम दे देते हैं O, ये A, ये B और ये C, और इन सभी पॉइंट्स को मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ रीजन OABO, इसको आप नेम ए दे दो, ठीक है, OABO, यही एरिया ना। तो आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप मतलब YDX। तो कहाँ से स्टार्ट होऊंगा मैं, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, ये एरिया लेफ़्ट इसका ये है, टॉप इसका ये है, तो यहाँ से स्टार्ट होऊंगा और देखूंगा कि बिना ब्रेक के मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तो मैं बिना ब्रेक के O से लेके A तक जा सकता हूँ, ठीक है, O से लेके A तक। तो उससे मुझे नीचे x एक्सिस तक का सारा एरिया मिल जाएगा। तो मेरा एरिया कंप्लीट है। तो अब आप मेरे को बताओ मैं किसके अलॉन्ग गया, पैराबोला। x कितना वेरी करता है, 0 से लेके A तक, बस इसी से हमारा एरिया आ जाएगा। अब आपको पता है वी नो
वी नो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4ax इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का रूट 2, इसको आप लिख लो रूट ax। ठीक है, अब आपको पता है हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप रीज़न भी लिख दो, एज y lies in first quadrant therefore y can take पॉजिटिव वैल्यू, तो y सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा। ठीक है, अब इसको हम मतलब कि इसमें फिल करेंगे, इसको आप नंबर दे दो 3rd और इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जस्ट मैं y की वैल्यू को यहाँ पर फिल करना है तो कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, अब 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, 0a। अब इसको आप ऐसे लिख लो a की पावर 1/2 x की पावर 1/2 dx। ये दोनों देखो अलग अलग पावर में, मतलब सेम पावर में है। देखो एक्चुअल में ये कुछ ऐसा है, ax की पावर 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1/2 x की पावर 1/2। क्यों लिखा है? क्योंकि a कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ही निकाल लूँगा, 2a की पावर 1/2। ठीक है, तो मुझे जस्ट इंटीग्रेट करना है x की पावर 1/2 को, 2a की पावर 1/2, इसकी इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 0 से लेके a तक, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 2a की पावर 1/2 x की पावर 3/2, 3/2, 0 से लेके a तक। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2/3। यहाँ पर आप x को फिल कर लो, a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 4 a की पावर 1/2/3 a की पावर 3/2, 0 की पावर 3/2 वो ख़त्म हो गई। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, 4/3, अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/2 प्लस 3/2, 4/3 a की पावर 1 प्लस 3/2, एरिया इज इक्वल टू 4/3 a की पावर 4/2। ठीक है, अब ये भी आपस में कट हो गए, तो विच एम्प्लाइज एरिया कितना आ गया, 4/3a²। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन OABCO, पूरे रीजन का एरिया कितना है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OABO, इससे डबल, तो 2 × 4/3a², दैट मीन्स 8/3a²। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जस्ट इसमें नई बात क्या थी कि इसमें लेटेस्ट रेक्टम की बात की गई थी। अब लेटेस्ट रेक्टम को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि जो लाइन पैराबोला के फोकस में से पास हो, जो मतलब कॉर्ड पैराबोला के फोकस में से पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम। उसकी इक्वेशन कितनी, x = a, इसकी x = -a, इसकी y = a, इसकी y = -a। अब जस्ट हमें इसके बीच का एरिया फाइंड करना था, ये सारा, तो मैंने जस्ट वर्टिकल स्ट्रिप से मतलब कि इसका एरिया फाइंड कर लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, पैराबोला के लॉन्ग गया। ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। So next example, find the area of the region bounded by the line y = 3x + 2 x-axis and the ordinates x = -1 and x = 1। अब देखो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को करवाने से पहले ही बता दूं कि ये जो एग्जाम्पल है थोड़ी सी डिफरेंट है। अब इसमें हम एक नई चीज़ सीखेंगे जो वैसे मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही बता दिया था कि अगर किसी क्वेश्चन में
एक ही टाइम पर एरिया एक्स एक्सिस के नीचे भी हो और ऊपर भी हो, तो उसका हम एरिया किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मतलब सेपरेट कैलकुलेट करते हैं और मॉडुलस का भी यूज़ करते हैं अगर हमें मतलब कि वहाँ पर लगे कि वहाँ पर नेगेटिव एरिया आ रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना आपने, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपने कर्व्स को लिखते हैं। देखो बेसिकली हमें लाइन और ये ऑर्डिनेट्स, अब देखो ऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये देखो ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली, देखो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये एक्स इज इक्वल टू 1 है, ये एक्स इज इक्वल टू -1 है, ये बेसिकली हमारे ऑर्डिनेट्स हैं। ऑर्डिनेट्स का मतलब कि यहाँ पर मतलब कि एक्स की वैल्यू -1 है, यहाँ पर 1 है, और अगर मैं यहाँ पर इसको लाइन में कन्वर्ट कर दूँ तो बेसिकली एक्स इज इक्वल टू 1 ये लाइन ऐसी होती है, एक्स इज इक्वल टू -1 लाइन ऐसी होती है। तो यहाँ पर लाइन भी लिखा हो सकता है, बट यहाँ पर ऑर्डिनेट्स लिखा गया है, तो इसमें भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी कर्व्स को लिखते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू -1, इसको नंबर 1 दे दो, एक्स इज इक्वल टू 1 इसको नंबर 2 दे दो, y इज इक्वल टू 3x + 2 इसको आप नंबर 3 दे दो। अब देखो मोस्टली हमने जो क्वेश्चंस किए हैं लाइंस वाले वो पैराबोला के साथ, सर्कल के साथ या एलिप्स के साथ किए हैं। तो जस्ट हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्योंकि हम सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म को जानते हैं, पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म को जानते हैं और एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म को जानते हैं। उसके बाद जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास हमारा मतलब कि रफ स्केच बन जाता है। अब इसमें क्योंकि ये सिर्फ लाइंस की बात हो रही है और लाइन की डायरेक्शन कहीं पर भी हो सकती है, तो सबसे पहले आप ऐसा करो, इस लाइन देखो, इन लाइंस के बारे में आपको पता है अच्छे से, ये वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, बट इस लाइन के बारे में आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो थोड़े से जस्ट आपकी नॉलेज के लिए पॉइंट्स निकाल लिया करो। जैसे आपको याद है इसको हम कैसे निकालते हैं, हम एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है, हम एक टेबल बना सकते हैं। आपको याद होगा हमने लोअर क्लासेस में भी ऐसा ही किया हुआ है। जस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जैसे x और y। अगर हम x को 0 फिल करें, देखो अगर हम x को 0 फिल करें तो y कितना आएगा 2। सेम वे से अगर हम y को 0 करें, y को 0, which implies 0 is equal to 3x + 2, x is equal to -2/3। तो यहाँ कितना आएगा -2/3, ठीक है। तो ये जस्ट आपको लाइन को ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। अब हम लाइंस को अच्छे से जानते हैं। अब आपको पता है इसके बाद क्या होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो भी निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब भी अपनी कर्व्स को अच्छे से पहचान लो उसके बाद आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ठीक है। अब क्योंकि 3 कर्व्स हैं तो आपको पता है कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड का, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, लेट x इज इक्वल टू -1, पुट इन 3 which implies y is equal to 3 into -1 + 2, which implies y is equal to -3 + 2 मतलब -1। तो हमारी पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, -1, ठीक है। अब सेम वे से आप निकाल लो सेकंड एंड थर्ड का, तो सेम प्रोसीजर रहेगा हमारा। लेट x इज इक्वल टू 1, पुट इन 3 में पुट कर दो, which implies y is equal to 3 into 1 + 2, which implies y is equal to 3 + 2 is equal to 5। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटर कितना आ गया 1,5। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकल सकता, आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों लाइन ऐसी है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, ये पैरेलल हैं, ये आपस में कभी भी कट नहीं हो सकती। तो इसलिए ये हमारे पास 2 ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे और इनको आपने याद रखना है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसका जो रफ स्केच है उसको हम नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। अब देखो ये आपका रफ स्केच, ये आपकी थर्ड लाइन थी, y इज इक्वल टू 3x + 2, 0,2 -2/3, 0। तो ये रे वो पॉइंट 0,2 -2/3, 0। तो ये ब्राउन लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 3x + 2, ये इससे पास हो रही है इन दोनों पॉइंट से, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू -1 ये आपको पता ही है, ये x इज इक्वल टू 1 ये आपको पहले से ही पता है। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1,1 देखो यहाँ पर कट हो रहे हैं, 1,5 ये यहाँ पर कट हो रहे हैं। तो हमें इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एरिया देखो वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइन x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स। तो ये
ब्राउन लाइन, रेड लाइन और ये जो ब्लैक लाइन है एक्स एक्सिस की, इसके बीच में ये वाला एरिया आ रहा है सारा, और ये छोटा सा पोर्शन है ये भी आ रहा है। अब ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब वो कैसे करेगा वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, पहले इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारी शेडिंग, मतलब ये वाला सारा एरिया और ये छोटा सा एरिया, ये भी हमें फाइंड करना है। ये एक्स एक्सिस ये लाइन और इस लाइन के बीच में है, ये एक्स एक्सिस रेड लाइन और इस लाइन के बीच में है, तो मतलब हमें ये सारा एरिया फाइंड करना है। और ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर भी एरिया है और उसके नीचे भी एरिया है। तो यहाँ पर हमारी जो अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, जस्ट थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बट आपको अगर आप मेरे वे से करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसको वर्टिकल स्ट्रिप से करना है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना है। अब क्योंकि ये सारा एरिया एक्स एक्सिस के अराउंड है, और वैसे भी यहाँ पर एक नई चीज़ क्या है कि एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, एक्स एक्सिस के नीचे भी है, तो इस तरह का एरिया हम हमेशा मतलब कि वर्टिकल स्ट्रिप से ही फाइंड करेंगे, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप जो है वो हमें एक्स एक्सिस तक का एरिया देती है, तो इसलिए हम इसको वर्टिकल स्ट्रिप से ही सॉल्व करेंगे। अब देखो हमने डिसाइड कर लिया कि इसको हमें वर्टिकल स्ट्रिप से करना है। अब यहाँ पर नई चीज़ क्या सीखनी है, देखो आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। सबसे फर्स्ट वीडियो में, बेसिक्स वाली वीडियो, मैंने आपको बताया था कि आपके सामने ये सिचुएशन भी आ सकती है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आप बेसिक्स वाली वीडियो देखो, वहाँ पर मैंने आपको ये सिचुएशन एक्सप्लेन की है। तो ये कुछ ग्राफ कुछ इस तरह का था, y = sin x का। तो मैंने आपको बताया था इसको हम एरिया 1 सपोज करेंगे, इसको हम एरिया 2, जब भी एक्स एक्सिस के ऊपर भी एरिया होगा नीचे भी एरिया होगा। तो मैंने क्या किया था, देखो मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि इसका एरिया फाइंड कर लो। वहाँ पर जो आपको समझाने के लिए 0 से लेके पाई तक एरिया कैलकुलेट कर लो, बाद में पाई से लेके 2 पाई तक वो नेगेटिव आएगा, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, उसको हम मॉडुलस करेंगे और उसको बाद में हम दोनों को एरिया 1 + एरिया 2 कर देंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी वालों ने भी ऐसा ही किया है, यहाँ से लेके वो यहाँ तक गए, -1 से लेके -2/3 से, फिर -2/3 से लेके वो 1 तक गए। अब क्योंकि हमने क्वेश्चंस को ऐसे नहीं किया है तो हम क्या करने वाले हैं, अब देखो जो मैं जिस तरह से मैंने आपको करवाया उसके 2 बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पर जब आप ऐसा करोगे ना कि -1 से -2/3 गए, फिर -2/3 से यहाँ पर x कितना है 1 गए, तो ये जो एरिया ऑब्वियसली बात है नेगेटिव आएगा, उसका बाद में हम मॉडुलस करेंगे। अब जिस तरह से हमने सीखा है, हमने कैसे सीखा है, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप। अगर हमने वैसे सीखा है तो हम क्या, जब हम उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो खुद ब खुद जो हमारा एरिया है वो खुद ब खुद ही पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो उसको कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, अब उसको समझाने के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा ये जो रफ स्केच है इसको मैं आपको रफ में दोबारा से बना के दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आपकी जो अप्रोच है वो किस तरह से होनी चाहिए। अब देखो आपको पता है इसको हमें वर्टिकल स्ट्रिप से करना है, ऐसा करते हैं इसको नेम दे देते हैं पहले। ठीक है, जैसे इसको नेम दे दो आप ए, ये बी है, ये सी, इसको नाम दो डी, इसको ई। तो बेसिकली हमें ये सारे रीजन का एरिया चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपके लिए ना रफ में स्केच बनाया। अब ये जो एरिया देखो, इसको तो हम अगर ये सिर्फ ये एरिया कैलकुलेट करना होता तो मैं लेफ्ट फ्रॉम द टॉप यहाँ से जाता तो मेरे पास एक्स एक्सिस तक का सारा एरिया जाता, बहुत सिंपल है हमारे लिए। बट ये जो छोटा सा एरिया ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है। देखो ये जो बड़ा एरिया ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, क्योंकि हमने मोस्टली सभी क्वेश्चन ऐसे किए हैं एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है, इसमें एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया है, ऐसा पहला क्वेश्चन है ये हमारे लिए। मतलब हमने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, देखो ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा एरिया कैलकुलेट नहीं किया, हमने अभी एग्जाम्पल भी की है कि वो एक्सिस के नीचे का एरिया, बट ये सिमेट्रिकल डायग्राम थी तो हमने इसका एरिया निकाल लिया और बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट ये यहाँ पर सिमेट्रिकल नहीं है तो इसका हमें एरिया अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, क्योंकि हमने क्या सीखा है लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, तो हम हमेशा ये जो देखो ये हमारी डायग्राम है, देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, बस इसको, ये हमारी डायग्राम है जिसका हमें एरिया फाइंड करना जो एक्सिस के नीचे है। हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करके इस तरह से देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस से ऊपर है। ठीक है, एक्स एक्सिस से ऊपर है। अब आप मेरे को बताओ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया ऑफ रीजन। तो एरिया ऑफ रीजन हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आप ऐसा करो, इसको आप नेम दे दो एरिया 2, इसको एरिया 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ रीजन कितना आएगा A1 + A2।
तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि इनको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। अब एरिया 1 की देखो, यहाँ पर मैं इसको ना ऐसा करते हैं, इसको हम नंबर दे देते हैं स्टार, ठीक है। अब A1 की बात करते हैं, A1, ठीक है। अब ये रीजन है हमारा, ये छोटा सा, मैंने आपको क्या बताया, ये छोटा सा रीजन हमें प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसको आप रोटेट करके एक्स एक्सिस के ऊपर कर लो। अब ये मान लो कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप है लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, हम यहाँ से जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, नी मतलब यहाँ तक, बिना ब्रेक के मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, यहाँ तक। तो वर्टिकल स्ट्रिप है तो वाई डी एक्स, ठीक है। अब ये कौन सी लाइन है आप मेरे को बताओ, ध्यान से देखो, ये कौन सी लाइन है, ये ब्राउन वाली लाइन है, ठीक है। कौन सी लाइन है हमारी, ब्राउन लाइन है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्राउन में L3, ब्राउन में L3, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, इससे मुझे नीचे तक का ये सारा एरिया मिल जाएगा, एक्स एक्सिस तक का। देखो इससे उल्टा करने का क्या फ़ायदा है कि लेफ्ट फ्रॉम द टॉप गए, उससे मुझे एक्स एक्सिस तक का सारा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब x कितना वेरी कर रहा है, अब यहाँ पर x कितना देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर x कितना है, ये -2/3 है, इसको ध्यान से पढ़ना। और यहाँ पर x कितना है, -1, -2/3, और यहाँ पर x कितना है, -1। x कितना ध्यान से देखो, -2/3, और यहाँ पर कितना है, -1। तो इस तरह से मैं गया, मैं यहाँ से बेसिकली मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया हूँ। अगर इसको शेड करना चाहते हो कर लो, मैं बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक गया। अब देखो हमारा एरिया 1 कैलकुलेट हो चुका है, मतलब इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम वे से नाउ एक बार एरिया 2 को भी देख लेते हैं, एरिया 2, ठीक है। अब इसको आप भूल जाओ, इसको तो हमने मतलब कि रोटेट करके चेक कर लिया, ठीक है। अब इसकी बारी है। अब एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, यहाँ से, लेफ्ट कौन है इसका, ये टॉप कौन है, ये। तो यहाँ से मैं जाऊँगा बिना ब्रेक के, ठीक है। तो यहाँ से मैं बिना ब्रेक के कहाँ तक जा सकता हूँ, C से लेके D तक, ठीक है। तो D तक जाने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया में कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। अगर यहाँ पर कहीं पर एरिया में ब्रेक होता तो मैं रुक जाता यहाँ पर, बट क्योंकि एरिया में ब्रेक नहीं है तो मैं सीधा C से लेके D तक जा सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई कर्व यहाँ से मतलब कि रोटेट करती है, कुछ भी होता तो अब मैं वहाँ पर रुक सकता था, बट अब यहाँ पर मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको पता वर्टिकल स्ट्रिप है तो अगेन वाई डी एक्स, ठीक है। अब आपको पता है मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, किसके अलॉन्ग गया, ब्राउन लाइन। अब ये ब्राउन लाइन कौन सी है, y = 3x+2 मतलब L3 अगेन। अब यहाँ पर कौन वेरी कर रहा है, यहाँ पर कौन वेरी कर रहा है, x कितना वेरी कर रहा है, -2/3 है यहाँ पर x की वैल्यू, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 1। तो इस तरह से अब ये एरिया इस तरह से कैलकुलेट होगा, ये एरिया इस तरह से कैलकुलेट होगा, पुट इन स्टार। तो इसको अब स्टार में पुट कर लो, विच एम्प्लाइज एरिया ऑफ रीजन इज इक्वल टू -2/3 -1 L3 dx प्लस -2/3 -1 L3 dx, ठीक है। तो वी नो y = 3x+2, ये हमारी L3 है। पुट इन इसको अब नंबर 4 दे दो, पुट इन 4। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू -2/3 -1 3x+2, यहाँ पर भी 3x+2 dx -2/3 -1। अब जस्ट हमें इंटीग्रेट करना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे जाके कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पर +1 आएगा, -2/3 से 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गलती से -1 लिख दिया, तो यहाँ पर +1 आएगा। अब देखो, अब हमें जस्ट इसको इंटीग्रेट करना, और ये इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत ईजी है। आप खुद देखना, ये जो एरिया जो NCERT ने कैलकुलेट किया उसका नेगेटिव में आ रहा था, तो उन्होंने वहाँ पर मॉडुलस लिया हुआ है, बट हमारा बिना मॉडुलस के ही प्लस आएगा, ठीक है। तो देखो इसकी इंटीग्रेशन 3x² 2, इसकी x3 बाहर, x² 2, 2 की 2x। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे,
लिमिट्स इसकी -2/3 -1। सेम यहाँ पर 3x² + 2x, लिमिट्स कितनी है -2/3 से लेके 1 तक। अब देखो यहाँ पर लिमिट्स को फिल कर लेते हैं। तो जहाँ पर भी x है क्या फिल करेंगे -1 -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 -2/3, ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब सेम वे से इसमें फिल करते हैं। पहले क्या फिल करेंगे 1 माइनस लोअर लिमिट, ठीक है जी। अब जस्ट हमें सॉल्व भी करना है। तो विच इम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3/2 -2 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 3/2 इंटू 4/9, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर कितना आएगा -4/3 ब्रैकेट क्लोज्ड। सेम वे से यहाँ पर 3/2 + 2 माइनस 3/2, यहाँ पर 4/9, सेम वैसा ही है -4/3। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो एरिया इज इक्वल टू 3 - 4, 2 2 ज़ा 4/2 माइनस, अब इसको आप कट कर दो, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 2 2 ज़ा 4। तो बेसिकली 2/3 - 4/3 मतलब 2 - 4/3 प्लस, अब ये सेम ही है 3 + 2 2 ज़ा 4/2 माइनस, अब यहाँ पर भी सेम ही है 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4। ये जस्ट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। 2 - 4/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा -1/2, यहाँ पर कितना आएगा -2/3 प्लस 7/2 माइनस यहाँ पर कितना आएगा -2/3, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू -1/2 + 2/3 + 7/2 + 2/3। अब आप इनको इकट्ठा कर लो, 7/2 - 1/2, 2/3 2/3 4/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा 7 - 1/2 दैट मीन्स 6/2 + 4/3। अब इसको आप कट कर दो, 2 3 ज़ा, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 ज़ा 9 + 4/3, तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया 13/3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। यहाँ पर हमने नई चीज़ क्या सीखी कि अगर एरिया एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है, आप एनसीईआरटी के वे से भी कर सकते हो, बट क्योंकि मैंने आपको सभी क्वेश्चंस इसी तरह से करवाए हैं कि लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, तो मैंने आपको उसी तरह से करवाया। इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पर हमें मॉडल्स को लगाने की ज़रूरत नहीं रही। अब जल्दी जल्दी से एक बार क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही नया था। अब देखो बेसिकली क्वेश्चन में हमारे पास 3 इक्वेशंस थी, ऑर्डिनेट्स गिवन थे। ऑर्डिनेट्स का मतलब वही है कि x इज इक्वल टू 1 है, लाइन है, x इज इक्वल टू -1 एक लाइन है, y इज इक्वल टू 3x + 2 एक लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट लाइन को अच्छे से पहचानने के लिए मैंने x इज इक्वल टू 0 फिल किया तो y 2 आ गया, y को 0 किया तो x - 2/3, ताकि जस्ट मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता लग सके लाइन की। तो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया और रफ स्केच बना लिया। अब ये तो हो गया, अब ये डिसाइड करना होता है कि वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब क्योंकि क्वेश्चन में सारा एरिया जो मतलब कि एक्स एक्सिस के अराउंड था और ऊपर से एक्स एक्सिस के नीचे भी एरिया है, तो इसको हम वर्टिकल स्ट्रिप से ही करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने नई बात क्या सीखी, देखो इसमें हमने नई बात क्या सीखी कि ये जो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये नीचे एरिया था और ये सिमेट्रिकल भी नहीं है, तो इसका मतलब हमें इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या था, रिक्वायर्ड एरिया क्या था A1 + A2, ये A1 है, ये A2 है। अब ये छोटा सा हिस्सा है, इसने हमें प्रॉब्लम दी। देखो A2 को हमने वैसे निकाला, लेफ्ट फ्रॉम टॉप गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल लिया, किसके लॉन्ग गए, ब्राउन लाइन L3 - 2/3 से लेके 1 तक, ये कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर थी
क्योंकि हमने लेफ्ट फ्रॉम द टॉप सीखा था, तो मैंने क्या किया, देखो ये आपका रफ स्केच था, ठीक है, ये आपका रफ स्केच था, तो मैंने क्या किया, ये नीचे एरिया ना, इसको मैंने रोटेट कर लिया। अब इसको मैं इसी पोजीशन में देख रहा हूँ कि एरिया हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो लेफ्ट फ्रॉम द टॉप मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो मुझे एक्स एक्सिस तक का सारा एरिया मिल गया। किसके अलॉन्ग गया, ब्राउन लाइन। एक्स कितना, -2/3, एक्स कितना, -1। बस यही हमने नई बात सीखी है। अब इसमें हमें मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं रही। अब y = 3x + मैंने यहाँ फिल किया, इंटीग्रेट किया, दोनों को सॉल्व किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब y = cos x, ऐसा हमने कोई भी क्वेश्चन अभी तक NCERT में तो सॉल्व नहीं किया, बट हाँ मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में, सबसे फर्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा बताया था आपको, y = sin x, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका एरिया हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो NCERT में तो हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, बट मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। और लास्ट एग्जांपल में भी मैंने आपको बताया कि जब भी एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो, नीचे भी हो, तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब सेम वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होने वाला है, ठीक है। तो देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है। देखो उन्होंने बोला है कि y = जो x है, cos x है, इसका हमें मतलब कि एरिया फाइंड करना जो इसके बीच में है, x = 0 से लेकर 2π तक, ठीक है। तो सबसे पहले अपने कर्व को लिखते हैं, लेट y = cos x, ठीक है। अब देखो ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कोई पैराबोला नहीं है, ये कोई एलिप्स नहीं है, ये कोई सर्कल नहीं है, तो मतलब इसका जो हमें ग्राफ है वो पहले प्लॉट करना पड़ेगा। अब देखो उसको प्लॉट करने के लिए आपको ये टेबल आना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। अब ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, बट 2π का क्या, मतलब उसके आगे की जो वैल्यूज़ हैं, वैसे तो ये सभी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, बट फिर भी अगर आपको नहीं भी पता तो आपको बस इतनी सी नॉलेज होनी चाहिए क्वाड्रेंट्स की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, टी टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसको इस तरह से आप याद रख सकते हो। और यहाँ पर मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया कि 90 और 270 पर इंटरचेंज, 180 360 पर नो चेंज। अब इसका मतलब क्या है, देखो अब आपको 90 तक तो वैल्यूज़ आती हैं, देखो 90 तक तो वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। मान लो देखो cos 0 कितना है, 1, cos 90 मतलब cos π/2 वो कितना है, 0। अब सेम वे से आगे चलते हैं, इसमें 90 और ऐड करो तो 180 मतलब cos π। अगर वैसे तो इसकी वैल्यू -1 है, अगर किसी को नहीं भी पता तो इसको आप ऐसे लिख लो, देखो cos 180 को आप ऐसे लिख लो, cos 90 + 90। अब यहाँ पर आ जाओ, 90 पे क्या होता है, इंटरचेंज, cos किस में चेंज होगा, साइन में, साइन थीटा, साइन 90, इसको हम ऐसे लिखते हैं cos 90 + थीटा। cos 90 + थीटा कितना होता है, साइन थीटा 90। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, 90 प्लस है ना, तो सेकंड में आ गए। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो कितना आंसर आ गया, -1। तो इस तरह से ये काम करता है। अब आगे फिर 90 ऐड करो तो 270, ठीक है, मतलब cos 3π/2। अब इसको भी ऐसे लिख लो आप, cos 180 + 90, cos 180 आपको पता है 180 पे क्या होता है, नो चेंज, cos का cos ही रहेगा, 90 वैसे ही, cos 90 कितना होता है, 0, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0। सेम वे से cos फिर 180 ऐड, सॉरी 90 ऐड कर दो तो 360 मतलब cos 2π। अब cos 2π मुझे पता है 1 होता है, आपको नहीं भी पता तो इसको आप ऐसे लिख लो, cos ऐसा करो, इसको आप लिख लो cos 270 + 90, ठीक है। अब आपको पता है cos 270 पे क्या होता है, इंटरचेंज, साइन में, कौन से क्वाड्रेंट में है, 270 + थीटा, फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव, साइन 91। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ काम करती हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब मुझे सभी वैल्यूज़ पता है, तो अब इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट कर देता हूँ। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ इसकी वैल्यू सभी, ठीक है। तो cos 0 कितना होता है, 1, cos 90 कितना होता है, 0। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, आप इसको छोड़ भी सकते हो। cos π कितना होता है, -1, cos 3π/2 कितना होता है,
0 कॉस 2 पाई कितना होता है 1। ये मैंने जस्ट इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अब इसका एक बार रफ स्केच बना के देख लेते हैं। अब देखो ये आपका रफ स्केच, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो cos 0 कितना है 1, cos 90 कितना है 0, cos पाई कितना है -1, ठीक है। अब cos 3/2 मतलब 270 कितना है 0, अगेन cos 2 पाई कितना है 1। तो इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। आपको पता ही है cos x और sin x के ग्राफ इसी तरह से प्लॉट होते हैं। तो अब हमें देखना है कि कौन सा एरिया में फाइंड करना है। एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू cos x एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। इसके बीच में ये जो कर्व्स हैं, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, अब इसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारी शेडिंग, ठीक है। अब क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला और ये वाला। मतलब यहाँ पर जो एरिया है वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी है और एक्स एक्सिस के नीचे भी है। अब जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि एरिया जो है वो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो, एक्स एक्सिस के नीचे भी हो, तो हम हमेशा वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप जो होती है वो हमें एक्स एक्सिस के अराउंड ही एरिया देती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करेंगे। अब देखो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है। ऐसा करते हैं, इनको नेम दे देते हैं। जैसे इसका नेम आप रख लो, इस पॉइंट का आप A, इसका B, इसका C और इसका D, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ये पॉइंट्स नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो x की वैल्यू कितनी है 2 पाई, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। सेम वे से x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 1। तो इस तरह से हम ये सभी पॉइंट्स मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, अब आपको मैंने अभी अभी बताया था कि जब भी ऐसा एरिया हो तो हम इस एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ये एरिया 3 है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अब हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, देखो सबसे पहले वो लिख लिया करो, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो हमारा किस तरह से फाइंड होगा, A1 + A2 + A3। हम तीनों का डिफरेंट एरिया निकालेंगे क्योंकि हम इकट्ठा नहीं निकाल सकते। मैंने आपको बताया था बेसिक्स वाली वीडियो में, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है। तो A1 + A2 + A3, इसको आप नंबर दे दो स्टार, इसको आप नंबर दे दो स्टार। तो सबसे पहले एरिया 1 की बात करते हैं। देखो एरिया 1 में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको बताया कि वर्टिकल स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप मतलब y dx, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ हमारा एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एरिया 1 है, ठीक है। ये एरिया 1 है, सब कुछ भूल जाओ। तो इसका लेफ्ट ये है, टॉप ये है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ठीक है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, A से लेके B तक, ठीक है। आपको पता उससे क्या होगा, इसका x एक्सिस तक का सारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ x कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x कितना है π/2। अब मैं किसके अलॉन्ग गया, मतलब वो हमारी कर्व एक ही है, कौन सी, मतलब y = cos x। तो इसको हमें मतलब कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो कि एक ही कर्व है इसमें। तो 0 to π/2 cos x dx, ठीक है। तो इतना हम लिख के रख लेते हैं। अब सेम वे से लेट एरिया A2। अब A2 की बात करते हैं। अब जो A2 है उसमें हमें मेन प्रॉब्लम आएगी, बट उसका मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर आप उसको NCERT से करना चाहते हो, उन्होंने ऐसे किया 0 to π/2, π/2 से लेके 3π/2, फिर 3π/2 से पाई तक। वो बिल्कुल सही है, उन्होंने यहाँ पर क्या लगाया, मॉडुलस। बट क्योंकि मैंने आपको लेफ्ट फ्रॉम द टॉप सिखाया है तो इसको हम उसी तरह से करेंगे। अब उसको समझाने के लिए मान लो ये आपका रफ एरिया, आप बस इस पर ध्यान रखो, ये एरिया फाइंड करना है और ये एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट कर लेंगे। अब ये एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, अब जो आपको दिख रहा है, अब इसका ये एरिया फाइंड करना है। इसका लेफ्ट कौन है, ये, इसका टॉप कौन है, ये। तो मैं यहाँ से लेके बिना ब्रेक के यहाँ तक जा सकता हूँ। अब उससे मुझे सारा एक्स एक्सिस तक का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं देखो ध्यान से देखो, मैं कैसे लिखूँगा, y dx आपको पता ही है,
ठीक है। अब ये कौन सी कर्व आपको पता है, कॉस एक्स ही है, ये सेम ही रहेगी हमेशा। अब एक्स कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पर एक्स कितना है, इस पर ध्यान दो, 3π/2, मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ, और यहाँ पर एक्स कितना है, π/2, ठीक है। तो y = कितना है, cos x dx, 3π/2 π/2, ठीक है। अब इसकी भी प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब मतलब अगर आप इसको डार्क करना चाहते हो कर दो, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। मैं यहाँ से गया था, ठीक है, इसमें उल्टा होता है क्योंकि इसको हम रोटेट कर लेते हैं, तो फिर हमारा लेफ़्ट जो होता है वो c बन जाता है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया था, तो मुझे x एक्सिस तक का एरिया मिल गया। चलो ये भी हमारा हो गया। अब उसके बाद अब एरिया थर्ड की बात करते हैं, थर्ड एरिया, ठीक है। नाउ एरिया 3, अगेन y dx वर्टिकल स्ट्रिप है, तो ये हमारा एरिया है। इसका लेफ्ट कौन है, ये, इसका टॉप कौन है, ये। तो मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से लेके मैं डी तक गया, ठीक है, यहाँ से लेके मैं डी तक गया। एक्स कितना वेरी कर रहा है, 3π/2 से लेके 2π तक। अब आपको पता है ये कर्व कौन सी है, y = cos x, एक ही कर्व है, तो इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत है ही नहीं है। बस अगर हम इन तीनों का एरिया कैलकुलेट करके प्लस कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पुट ऑल वैल्यूज़ ऑफ a1, a2 एंड a3 इन स्टार, ठीक है, विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया = फर्स्ट एरिया कितना है, 0 to π/2 cos x dx, सेकेंड एरिया कितना है, 3π/2 π/2 cos x dx, और लास्ट कितना है, 3π/2 2π cos x dx। अब जस्ट हमें इसको इंटीग्रेट ही करना और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता हम यहाँ पर थे, ठीक है। अब cos x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, sin x, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, 0π/2। cos x की इंटीग्रेशन sin x, 3π/2 π/2। cos x की इंटीग्रेशन sin x, 3π/2 2π, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज एरिया = अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर भी कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर भी लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, विच एम्प्लाइज एरिया = अब देखो यहाँ पर फिर से वही बात कि मैं sin 90 को जानता हूँ। sin 90 की वैल्यू कितनी है, 1, sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0, प्लस sin 90 1। अब इसको नहीं मैं जानता, अगर आप इसको नहीं भी जानते, मैंने आपको अभी अभी बताया था, देखो कितना है ये, 3π/2, मतलब sin 270। इसको हम लिख सकते हैं 180 + 90, अगर आपको कभी भूल भी जाए, वैसे ही आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 180 + थीटा कितना होता है, 180 पे नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 सम प्लस, तो मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। साइन 90 कितना होता है आपको पता ही है, 1। ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, 180 प्लस, मैं थर्ड में 180 प्लस मतलब थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो कितना आंसर आ गया इसका, -1। तो यहाँ पर कितना आएगा, -1 प्लस, अब साइन 2π, अगर आपको यहाँ पर भी कंफ्यूजन है वो भी बता देता हूँ। साइन 2π मतलब साइन 360, इसको आप लिख सकते हो 270 + 90। अब 270 पे क्या होता है, इंटरचेंज साइन कॉस में, ठीक है। 270 प्लस मतलब फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। cos 90 कितना होता है, 0, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0। अब 3π/2 को आप जानते ही हो, -1। यहाँ पर आप मेंशन करना है, कर दो, बिकॉज साइन 3π/2
इज इक्वल टू साइन 270 इज इक्वल टू -1 एंड साइन 2 पाई इज इक्वल टू साइन 360 इज इक्वल टू 0। तो अब जस्ट लास्ट कैलकुलेशन है हमारी, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 प्लस 1 2, यहाँ पर +1, तो कितना एरिया आ गया 4। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एरिया। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, कुछ भी मुश्किल नहीं था, हमने जस्ट नई चीज़ सीखी कि जब भी एरिया एक्स एक्सिस के नीचे होगा, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट था, ठीक है। अब इसमें नई बात क्या थी, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब उसको मैंने आपको अच्छे से समझाया कि 0 पर चेक कर लो, 90 पर। अब यहाँ पर मैंने चेक करना आपको सिखा दिया कि किस तरह से चेक करना है, वैसे आपको पता होना चाहिए। तो मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पर दिक्कत क्या थी कि एक्स एक्सिस के नीचे भी एरिया और ऊपर भी है, और जब भी ऐसी दिक्कत होती है हम क्या करते हैं, एरिया को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है। वैसे तो ये सिमेट्रिकल है, ये एरिया इन दोनों का सम और ये जो एरिया ये इक्वल होगा, बट फिर भी हम ये मान के चलते हैं, मान के चलो कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका एरिया अलग से, इसका एरिया अलग से, इसका एरिया अलग से। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि जब भी एक्स एक्सिस के नीचे का भी एरिया हो, ऊपर भी हो, हम हमेशा वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करते हैं, तो इसका एरिया कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दिक्कत थी तो हम हमेशा क्या करते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं। ये आपका एरिया था, ये आपका एरिया था, तो इसको रोटेट कर लो। अब पढ़ो, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ तक का सारा एरिया मिल गया, x 3π/2 से π/2, बस इतनी ही दिक्कत थी। अब वो हमें सॉल्व करनी अब आ गई है कि हमें इसको कैसे टैकल करना है। अब उसके बाद इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया।